नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में देने जा रहा हूं। दोस्तों यकीन मानिए, आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं होंगे। आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं वे कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी थी। देखेंगे दोस्तों, इसका विकल्प जो है नेपोलियन बोनापार्ट, यह सही होगा। इसके बाद देखेंगे निम्न में से किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं। देखेंगे यहाँ रूसो आपका विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो सामाजिक उपबंध पुस्तक रूसो का था। इसी तरह से दोस्तों देखेंगे 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। देखेंगे यहाँ विकल्प है लुई 16वां, तो लुई 16वें का शासन था। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। कृषक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग या मजदूर वर्ग। तो मध्यम वर्ग की थी। अगले प्रश्न को देखेंगे, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 1789 ईस्वी में। इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों, अगला जो आपका प्रश्न है वह कौन सा है। तो अगला प्रश्न आपका दोस्तों है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक दोस्तों बिस्मार्क था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो देखेंगे उत्तर आपका होगा फ्रांस। फ्रांस देश से नेपोलियन का संपर्क था। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ऑटो वान बिस्मार्क की। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। तो जर्मनी से है। निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। तो जर्मनी। ज्योत्सिपी मेजिनी का संबंध किस देश से था। तो इटली। वियना की संधि कब हुई थी। 1815। इसी प्रकार से अगले विकल्प को देखेंगे दोस्तों, रालेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो देखेंगे सन 1919। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उत्तर आपका होगा बम्बई। क्रिप्स भारत कब आया। इसका देखेंगे 1942 ईस्वी में सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। उत्तर होगा अगस्त 1942 ईस्वी में। दोस्तों देखेंगे साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका स्थापना सन 1928 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी। तो उत्तर होगा 4 फरवरी 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 5 मार्च 1931 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी। और इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वह उत्तर आपका होगा सेवाग्राम से। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका उत्तर होगा सन 1885 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था सन 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। तो उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो सन 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। महात्मा गांधी। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों कि जलियांवाला बाग की हत्या घटना कब हुई। 13 अप्रैल 1919 को। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका उत्तर देखेंगे दोस्तों होगा 1995 में। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखेंगे दोस्तों 10 दिसंबर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। देखेंगे जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1914 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। उत्तर मारेंगे आप लोग न्यूयॉर्क। 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था। देखेंगे दोस्तों कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को हम देखेंगे कि अगला प्रश्न हमारा क्या है, अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या है। देखेंगे दोस्तों रीडर पेस्ट अफ्रीका में क्या है, यह एक बीमारी है। देखेंगे 1928 ईस्वी में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित है। देखेंगे बाल कृष्ण का। 1934 में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छपा हुआ है। देखेंगे विष्णु भगवान का। 1912 ईस्वी में JN टाटा ने भारत का लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया। उत्तर होगा जमशेदपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। उत्तर होगा इंग्लैंड में। समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्न में से किसने किया था। उत्तर होगा इसका बाल गंगाधर तिलक ने।
अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, निम्न में से मार्टिन लूथर क्या था। देखेंगे ये मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहली संपूर्ण आत्मकहानी कौन सी है। उत्तर होगा अमर जीवन। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया। इसका उत्तर होगा सन 1878 ईस्वी में। गुलामगिरी का लेखक कौन है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जैविक संसाधन में निम्न में से कौन सा शामिल है। उत्तर होगा ये सभी, पशु वन मनुष्य सभी। अजैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है। तो उत्तर देखेंगे दोस्तों भूमि जल मृदा ये सभी इसमें सही होगा। वह राज्य जिसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती होती है, पंजाब और हरियाणा इसका विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। उत्तर देखेंगे दोस्तों नवीन योग्य संसाधन। निम्नलिखित में से किस राज्य की काली मिट्टी पाई जाती है। उत्तर होगा गुजरात। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। उत्तर होगा दोस्तों मालवा प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। उत्तर होगा जल। भूमि एक संसाधन है। इसका उत्तर होगा दोस्तों एक प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से एक प्रकार की मिट्टी नहीं है। तो देखेंगे दोस्तों सीमेंट एक प्रकार की मिट्टी नहीं है। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। उत्तर देखेंगे दोस्तों चट्टान अजैविक संसाधन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका कारण दोस्तों अत्यधिक सिंचाई है। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा एक संभावित संसाधन है। तो उत्तर होगा पवन ऊर्जा। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। देखेंगे यहाँ दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पशुधन ऊर्जा। यहाँ जो आपका विकल्प होगा वह होगा लोहा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों भूमि। भूमि जो है वह सार्वजनिक संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। उत्तर होगा दोस्तों प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखेंगे, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज। उत्तर होगा दोस्तों ग्रेफाइट। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। उत्तर होगा दोस्तों काली मिट्टी। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती है। उत्तर होगा दोस्तों लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। उत्तर होगा दोस्तों जैव संसाधन के अंतर्गत मत्स्य उद्योग आता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों चमोली जिला में। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था। इसका उत्तर देखिए महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा करना। यह ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया है। उत्तर होगा 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा वन्य प्राणी विलुप्ति के कगार पर है। और देखेंगे दोस्तों इसका जो उत्तर होगा यह होगा देखेंगे उपरोक्त सभी, गुलाबी सिर वाली बत्तख चीता, मधुका इंसिग्निस, हुवेरिया हेप्टा न्यूनेन, जंगली चित्तीदार उल्लू, पहाड़ी कोयल, उपरोक्त सभी। तो इसका जो विकल्प सही होगा वह उपरोक्त सभी सही होगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा एक सुभेद जातियों का उदाहरण नहीं है। और इसका जो उत्तर होगा वह होगा अंडमानी जंगली सूअर। अगला प्रश्न चिपको आंदोलन संबंधित है और उत्तर होगा वन संरक्षण से। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया। उत्तर होगा 2014 में। अगला प्रश्न देखेंगे, हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है। और उत्तर होगा प्राकृतिक वनस्पति को। अगले प्रश्न को, भारत का सबसे ऊंचा भाग निम्न में से कौन सा है। और उत्तर होगा सबसे ऊंचा बांध है। देखेंगे यहाँ भाग नहीं होता है बांध होता है, और सबसे ऊंचा बांध जो है भाखड़ा नांगल बांध है। अगला प्रश्न है, भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना भाग प्राप्त होता है। उत्तर देखेंगे दोस्तों 4%। एलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है। सलाल देखेंगे सलाल बांध किस नदी, चिनाब नदी पर बनाया गया है। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। तो उत्तर है दोस्तों 97.5% भाग समुद्री जल के रूप में, और शेष जो जल का बचता है वह पीने योग्य तथा अन्य जल के रूप में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है। और उत्तर होगा दोस्तों इसका जो होगा वह मक्का होगा, मोटे अनाज के अंतर्गत नहीं आता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है, और उत्तर है मक्का। निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है, उत्तर है दोस्तों कपास। निम्न में से कौन सा शस्य ऋतु नहीं है, देखेंगे दोस्तों सावन जो है वह शस्य ऋतु में नहीं आता है। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं वह है जूट। निम्न में से किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है, देखेंगे दोस्तों कपास भारत की मूल स्थान वाली फसल को माना जाता है। चीन के बाद दूसरा सबसे चावल उत्पादक देश क्या है, उत्तर में देखेंगे दोस्तों भारत। भारत में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य क्या है, तो उत्तर है राजस्थान। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है तो गेहूं और चावल। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल है, देखेंगे दोस्तों इसका उत्तर होगा जूट। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है, इसका उत्तर होगा दोस्तों काली मिट्टी। अगला प्रश्न है देखेंगे, यहाँ काली मिट्टी बना लीजिएगा। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, और इसका उत्तर होगा दाल। कर्तन दहन कृषि या झूम खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, उत्तर होगा दोस्तों मिजोरम। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है, तो गन्ना। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है, इनमें से ये सभी हैं, जूट भी है, कपास भी है और प्राकृतिक रेशम भी, ये तीनों रेशेदार फसल हैं। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो उसका उत्तर होगा लैटराइट मिट्टी। निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती पाई जाती है, इसका उत्तर होगा दोस्तों उत्तराखंड। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद की फसल है, और इसका उत्तर होगा दोस्तों तरबूज। मैग्नीज का सबसे उत्पादक राज्य देखेंगे दोस्तों उड़ीसा। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य दोस्तों आसाम होगा। लिग्नाइट कोयला का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, इसमें जो आपका विकल्प होगा वह होगा नवेली। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, इसका उत्तर देखेंगे दोस्तों चंबल घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है, उत्तर होगा मैग्नीज। झरिया प्रसिद्ध किस लिए है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कोयला के लिए। अगले प्रश्न को देखेंगे कि इनमें से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो देखेंगे यह सौर ऊर्जा। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, तो इसका जो विकल्प होगा वह होगा तेल शोधक कारखाने के लिए। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, तो दोस्तों इसका संबंध लौह अयस्क से। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो देखेंगे दोस्तों इसका विकल्प होगा कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है, इसका उत्तर होगा अभ्रक। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है, तो देखेंगे दोस्तों लोहा इस्पात। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, भारत में सूती वस्त्र को किन देशों को निर्यात किया जाता है, और इसका जो विकल्प होगा देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकी देश, अर्थात ये सभी विकल्प आपके सही होंगे। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, उत्तर होगा दोस्तों चूना पत्थर। निम्न में से कौन सा आधारभूत उद्योग है, और इसका जो उत्तर होगा दोस्तों लोहा और इस्पात। निम्न में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है, तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वह होगा सीमेंट। एजेंडा 21 देखेंगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा सतत पोषणीय संसाधनीय विकास से है। अगला देखेंगे दोस्तों, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा जल परिवहन। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो प्रश्न नंबर है आपका 115, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में बांटा गया है, तो देखेंगे 18 रेल प्रखंडों में पूरे भारतीय रेल परिवहन को बांटा गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों, तो देखेंगे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है वह है राष्ट्रीय राजमार्ग 7। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है, इसका उत्तर होगा मुंबई में। परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए आवश्यक होता है, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वह होगा वायु परिवहन। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है दोस्तों सड़क मार्ग से। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहा जाता है आंतरिक व्यापार। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, भारत की संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं, तो देखेंगे इसमें 97 विषय दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा ब्रुसेल्स में है। श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, देखेंगे दोस्तों यह 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसे मध्य सत्ता की साझेदारी है, तो इसका उत्तर होगा राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। विकल्प नंबर घ इसका सही होगा। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, उत्तर होगा दोस्तों सिंहली। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों इंग्लैंड।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था? और इसका उत्तर होगा दोस्तों बेल्जियम। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा का क्या कहलाता है दोस्तों? उसको कहते हैं हम लोग सामुदायिक सरकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी? उत्तर है 2008। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो देखेंगे उत्तर दोस्तों भारत में। अगला प्रश्न है, बेल्जियम कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बेल्जियम यूरोप में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? उत्तर है विदेशी मामले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों न्यायपालिका, यह शासन का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय राज्य नहीं है? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? इसका उत्तर होगा 28। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? देखेंगे दोस्तों ये 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। संविधान में निम्नलिखित 3 अनुसूचियों में निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? उत्तर होगा शिक्षा। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों 8। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है दोस्तों? इसका उत्तर जो होगा वह होगा रक्षा। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? इसका उत्तर होगा दोस्तों 18 वर्ष। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 26 जनवरी। अगला है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका उत्तर होगा दोस्तों भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। अब देखेंगे हम संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? तो संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा जो है वह है अंग्रेजी। निम्नलिखित में से क्या राज्य, देखेंगे दोस्तों यहाँ अंग्रेजी न होके यहाँ जो संविधान के अनुसार भारत की जो राजभाषा है वह होगी हिंदी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? तो दोस्तों कृषि जो है वह राज्य सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संघ के अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है? उत्तर होगा दोस्तों संघ को अविशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? जो इसका विकल्प होगा वह उत्तर होगा 1992 में। अगला प्रश्न है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? देखेंगे दोस्तों हिंदी राजभाषा है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा व्यापार। निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वह होगा भारत में। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में देखेंगे सभी धर्मों को समान समझा जाता है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो 943 देखेंगे लिंगानुपात है। 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियों का अनुपात है। अगला प्रश्न है कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो वह राज्य है दोस्तों केरल। निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? पंचायती राज संस्थाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखेंगे दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव निशान साइकिल नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो बीएसपी के संस्थापक कांशीराम जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन दोस्तों 1885 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी का नहीं है? कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो देखेंगे यहाँ समाजवादी पार्टी जो है नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? तो देखेंगे कि देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, ये सभी लोकतंत्र के प्रमुख गुण है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है दोस्तों? लोकतंत्र में लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है। यही सबसे अच्छा विकल्प है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? पाकिस्तान को, जो भारत का एक पड़ोसी देश है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्रात्मक से संबंधित है? देखेंगे दोस्तों ये सभी विकल्प लोकतंत्रात्मक से संबंधित हैं। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है? तो लोकतंत्र में दोस्तों शक्ति का जो स्रोत है वह जनता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक, देखेंगे दोस्तों यहाँ मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत का अधिक ऊंचा है। क्या? तो देखेंगे भारत जो है
श्रीलंका के से इसमें जो श्रीलंका का ऑप्शन होगा वह सही होगा। निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा वह होगा म्यांमार। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर, देखेंगे दोस्तों यहाँ शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, तो यह जो ऑप्शन होगा इसमें केरल में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है? तो देखेंगे दोस्तों UNDP ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसमें देखेंगे दोस्तों हरियाणा के राज्य के प्रति व्यक्ति आय जो है वह सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, यह उपयुक्त सभी विकल्प इसमें सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? दोस्तों केरल में। यह बहुत ही चर्चित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रति व्यक्ति आय को और किस नाम से जाना जा सकता है? दोस्तों तो इसको हम लोग औसत आय भी कहते हैं। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? दोस्तों तो इसका उत्तर होगा औसत आय। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? तो देखेंगे दोस्तों यह जो है फ्रांस है। निम्नलिखित में से किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों की साक्षरता का स्तर और इनमें से सभी। तो देखेंगे ये सभी किसी भी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजित हैं? उत्तर है दोस्तों उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? उत्तर होगा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्रक। अगला प्रश्न है, देखेंगे निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या आता है? दोस्तों कृषि। सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो तृतीय क्षेत्रक में सेवा क्षेत्र आता है और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों कृषि आती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखेंगे दोस्तों कृषि मजदूर जो होता है वह असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो द्वितीय क्षेत्र है उसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को के विभाजन का आधार क्या है? दोस्तों तो इसका जो उत्तर होगा वह उद्यमों का स्वामित्व। व्यावसायिक बैंक ग्रामीण परिवारों को कितना ऋण उपलब्ध करा पाते हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों 25%। औपचारिक स्रोत आप अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का कितना प्रतिशत पूरा करते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 50% से अधिक। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है दोस्तों RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में करेंसी नोट जारी करने का एक अधिकार किसे प्राप्त है? इसका उत्तर होगा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, भारत में कितने प्रतिशत लोग औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? और इसका जो उत्तर होगा दोस्तों 90% लोग औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? और इसका जो विकल्प होगा दोस्तों 1935 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो इसका विकल्प का उत्तर होगा 1970 में। अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना हिस्सा है? इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वह है 1%। विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? देखेंगे दोस्तों इसका उत्तर होगा 2 देशों के मध्य। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा देखेंगे दोस्तों 1 जनवरी 1955 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो इसका जो उत्तर होगा देखेंगे दोस्तों फ्रांस। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका उत्तर होगा विकसित देश द्वारा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका उत्तर होगा जेनेवा में। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? देखेंगे दोस्तों इसका उत्तर होगा 130वां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के प्रमुख रूप से आयात करता है, किसका आयात करता है? देखेंगे दोस्तों कच्चे पेट्रोलियम का हम लोग आयात करते हैं। 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? देखेंगे दोस्तों इसको आंतरिक व्यापार कहते हैं। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर होगा 1991 ईस्वी में। वर्तमान समय में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन हैं? जो इसका उत्तर होगा दोस्तों वह होगा आप देखेंगे कि 2000 से अधिक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालत किस राशि तक का मुकदमा सुनती है? इसका उत्तर होगा 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी।
अगला है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका जो उत्तर होगा वह होगा 1986 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर। अगला प्रश्न है एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? तो इसका उत्तर होगा खाद्य पदार्थ। अगला प्रश्न देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 2005। इसके अलावा दोस्तों अब सभी विषयों के इसी तरह के एक साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।